नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 21 दिसंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देश की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में, दूसरा वुमेन सेफ्टी और तीसरा हेल्थ केयर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। देखो, 2020 का साल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा। महामारी को रोकने के लिए सरकार की तरफ से जो स्टेप्स उठाए गए, फॉर एग्जांपल लॉकडाउन, इन्होंने इकोनॉमी की सिचुएशन पर बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट डाला, यानी कि बुरा असर डाला। 2020-21 के फर्स्ट क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी ग्रो करने के बजाय डिक्लाइन हुई बाय 23.9%, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नेगेटिव में रही -23.9%। और सेकेंड क्वार्टर में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही -7.5%। अब देखो, करंट साल ख़त्म होने को आया है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने में 3 और महीने बाकी हैं। तो राइटर सबसे पहले ये एनालाइज करते हैं कि 2020-21 में, यानी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसे रह सकती है। राइटर ने डी के श्रीवास्तव के साथ मिलके सी रंगाराजन ने ये आर्टिकल लिखा है, और सी रंगाराजन एंड डी के श्रीवास्तव ने मिलके एक एस्टिमेट लगाया। अगर देखो क्वार्टर 4 में भी, यानी जनवरी से लेके मार्च के बीच का जो क्वार्टर है, इसमें भी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहती है, तो फिर पूरे फाइनेंशियल ईयर में, यानी 2020-21 में इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो -6 से लेके -7% तक रह सकती है। बट ये इंश्योर करने के लिए कि लास्ट क्वार्टर में देश की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहे, सरकार को काफ़ी अपना जो एक्सपेंडिचर है उसे इंक्रीज़ करना होगा। काफ़ी सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो इशारा करते हैं प्राइवेट सेक्टर ने अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज़ की हैं। जैसे जीएसटी का जो कलेक्शन है वो बढ़ा है लॉकडाउन हटने के बाद। कोल, स्टील, सीमेंट, इन सेक्टर्स की जो आउटपुट है वो इम्प्रूव हुई है। और अक्टूबर 2020 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली है। हालांकि देखो, कुछ सेक्टर्स अभी भी रिवाइव नहीं हो सके हैं, जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जैसे होटल्स, टूरिज्म, ये सब। इसके बाद देखो, राइटर ये बोलते हैं 2021-2022 में हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हर हाल में 8% होनी चाहिए। तब जाकर हम उस लेवल पर आएंगे इकोनॉमी के जो कि महामारी आने से पहले था। यानी मार्च से पहले इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, करंट फाइनेंशियल ईयर के मार्च से पहले, यानी कोविड-19 की महामारी से पहले, उस लेवल पर हम तब आएंगे जब अगले साल देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 8% रहेगी। कैसे? क्योंकि देखो, इस जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-2021 का, इसमें हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहेगी -6 से लेके -7%, -8% आप मान लीजिए। तो अगले साल यानी 2021-22 में 8% पॉजिटिवली अगर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहेगी तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट -8% और अगले साल कितनी? सिंपली 8%। दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे वहीं जो सिचुएशन महामारी आने से पहले थी। बट देखो, ये तभी पॉसिबल होगा जब गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी। ये पॉइंट आगे डिटेल में भी आएगा, लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं 2021-22 में विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, 2021-22 में एकदम से ग्लोबल इन्वायरमेंट फॉर ट्रेड तो इम्प्रूव होने वाला है नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोविड-19 एकदम से ख़त्म हो जाएगा। अभी भी कल की न्यूज़ है कि यूके में कोविड-19 के वायरस का एक नया स्ट्रेन मिला है, जिस वजह से कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ने यूके के नेशनल्स के लिए अपने जो बॉर्डर हैं वो बंद कर दिए हैं। हालांकि वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन बावजूद उसके महामारी एकदम से ख़त्म नहीं होगी। राइटर सजेस्ट करते हैं, देखो, ट्रेड को लेके जो ग्लोबल एटीट्यूड है वो चेंज होना चाहिए। कोविड-19 की महामारी आने के बाद कई सारे देशों ने अपने बॉर्डर्स बंद कर लिए। उन्होंने पॉलिसीज अपनाई कि हम जो हमें चाहिए वो खुद से ही प्रोड्यूस करेंगे और बहुत कम हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करेंगे।
ऐसी प्रोटेक्टिव पॉलिसीज बहुत सारे देशों ने अपनाई, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन देखो, राइटर के अनुसार इससे ग्रोथ जो है उस पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ये जो पॉलिसी है कि हमारा एक्सपोर्ट तो इंक्रीज हो बट हम इंपोर्ट कुछ नहीं करेंगे। अगर देखो सभी देश ऐसे सोचेंगे तो फिर तो सभी देश अपना अपना बॉर्डर बंद ही कर देंगे ना इंपोर्ट के लिए, तो फिर एक्सपोर्ट करेगा कौन? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये सजेस्ट करते हैं, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ना सिर्फ कंजम्पशन ड्रिवन होनी चाहिए बल्कि इन्वेस्टमेंट ड्रिवन भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी डेवलपिंग इकोनॉमी की ग्रोथ रेट इन्वेस्टमेंट ड्रिवन रहती है तो वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल रहती है। यहाँ पर हम थोड़े से बेसिक्स डिस्कस करते हैं। देखो, या तो किसी देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल चाइना एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करता है और इससे चाइना को बहुत ज़्यादा इनकम प्राप्त होती है। चाइना की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के जो पहिए हैं वो घूमते रहते हैं, इसीलिए चाइना अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट भी करके रखता है ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। तो चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन है, जबकि दूसरी तरफ यूएसए की जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन ड्रिवन है। यूएसए की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट ज़्यादा रहती है क्योंकि यूएसए में कंजम्पशन ज़्यादा होता है। आपने सोसाइटी में भी ये पढ़ा होगा कि यूएसए में कंज्यूमरिज्म का कल्चर काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यूएसए की सोसाइटी का और इंडिया की सोसाइटी का आपस में कंपैरिजन। देखो, हमारे देश में जनरली कोई लोन लेता है घर बनाने के लिए, शादी के लिए, मतलब लाइफ की किसी बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए। बट यूएसए में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो इवन लोन लेते हैं डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, और वो इसे गलत भी नहीं मानते। कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है यूएसए में, इसी वजह से बड़े बड़े वॉलमार्ट के जो शोरूम्स है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। तो यूएसए की जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन ड्रिवन है और चाइना की एक्सपोर्ट ड्रिवन। और इंडिया की इकोनॉमी कैसे है? देखो, डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है वो मेनली इन्वेस्टमेंट ड्रिवन होती है, तभी तो हमारे देश की जो सरकारें हैं वो एफडीआई पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करती हैं, रिफॉर्म्स लेके आती हैं अलग अलग तरह की। जैसे करंट गवर्नमेंट का फोकस भी काफ़ी ज़्यादा है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने पर, ताकि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। सरकार लेबर रिफॉर्म्स भी लेके आई हैं, नए फार्मूलाज भी लेके आई हैं ताकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाई जा सके। और राइटर यही कहते हैं, राइटर कहते हैं 2021-22 में हो सकता है एक्सपोर्ट थोड़ा बहुत बढ़ेगा, बट आज तक कभी भी हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ है कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इंपोर्ट से। हमारे देश में इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है। तो एक्सपोर्ट ड्रिवन तो हमारे देश की इकोनॉमी है नहीं। हाँ, कंट्रीब्यूशन जरूर है एक्सपोर्ट का देश की इकोनॉमी ग्रोथ रेट में, लेकिन एक्सपोर्ट का ही कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है ये नहीं कह सकते। तो राइटर ये कहते हैं ग्रोथ हमारे देश की इकोनॉमी की जो है वो ना सिर्फ कंजप्शन ड्रिवन होनी चाहिए बल्कि इन्वेस्टमेंट ड्रिवन भी होनी चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात की जाती है जो कि है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कैसी रही है 2020-21 में और कैसी रह सकती है 2021-22 में। देखो, 2020-21 में मॉनेटरी पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा एकोमोडेटिव रही। एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे ईजी मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इंटरेस्ट रेट्स को कम किया गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा मार्केट में लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए, ताकि इकोनॉमिक सिचुएशन जो खराब हुई है उसे इम्प्रूव किया जा सके, उसे बूस्ट किया जा सके। तो 2020-21 में जो मॉनेटरी पॉलिसी रही उसके मेनली 3 फीचर्स हैं। रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स जैसे रेपो रेट, दूसरा प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, यानी आरबीआई की तरफ से कोशिश की गई कि मार्केट में लिक्विडिटी को बूस्ट किया जाए, और सबसे लास्ट में है रेगुलेटरी चेंजेस, जैसे कि लोन की पेमेंट की इंस्टॉलमेंट्स को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया आरबीआई ने। तो ये 3 फीचर्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जो कि देखने को मिले 2020-21 में, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी 2020-21 में एकोमोडेटिव रही। लेकिन देखो, जैसा आपको पता है, अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा आती है, कैश का फ्लो ज़्यादा होता है, तो इससे इन्फ्लेशन के बढ़ने का खतरा भी रहता है। तो 2021-22 में इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, और अगर महंगाई बढ़ती है तो फिर आरबीआई के पास स्कोप कम होगा लगातार
एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाने का, फिर इंटरेस्ट रेट्स को टाइट करना पड़ेगा और मॉनेटरी पॉलिसी की सहायता से इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करने का जो स्कोप है वो कम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। 2020-21 में फिस्कल पॉलिसी कैसी रही और अगले साल फिस्कल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। देखो, जैसी सिचुएशन हम आज के समय में फेस कर रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक क्राइसिस में है, ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, डिफेंस में या फिर दूसरी सर्विसेज में। बट सरकार ने इन सेक्टर्स में अपना जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं इंक्रीज किया है। 2020-21 के सेकेंड क्वार्टर में इन सेक्टर्स में बल्कि एक्सपेंडिचर कम हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा हैरानी की बात है। तो इसीलिए राइटर ये कहते हैं, पहले हमने ये अनुमान लगाया था कि इस साल इंडिया की इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट 8% रह सकता है, क्योंकि उम्मीद ये थी सरकार खर्चा ज़्यादा करेगी सॉरी, बट सरकार ने तो खर्चा किया ही नहीं, यानी फिस्कल डेफिसिट 8% के बजाय 6% रह सकता है। जबकि देखो, ऐसी सिचुएशन में जब आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस में है, उम्मीद की जाती है कि फिस्कल डेफिसिट थोड़ा बढ़ भी जाए, लेकिन इकोनॉमी कम से कम रिवाइव कर जाए, मतलब सरकार खर्चा ज़्यादा करे। तो 2021-22 में सरकार एक्सपेंडिचर इंक्रीज करे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस उस समय तक सारी हट जाएंगी और रेवेन्यू भी सरकार को ज़्यादा प्राप्त होगा, क्योंकि इस साल तो रेवेन्यू भी सरकार को कम प्राप्त हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट राइटर के द्वारा इन्वेस्टमेंट रेट से संबंधित बोला जाता है। देखो, पिछले 10 सालों में इन्वेस्टमेंट रेट कम हुई है। 2018-19 में इन्वेस्टमेंट रेट थी 32.2%, जबकि 2021-22 में इन्वेस्टमेंट रेट थी 38.9%। हालांकि सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये भी अच्छा इनिशिएटिव है। बट देखो, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट जो है ना सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स बल्कि नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि सोशल हार्मनी। देश में सोशल हार्मनी अच्छी हो, विभिन्न कम्युनिटीज़ के लोग मिलजुल के रहते हों, तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आती है। इवन देखो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए सरकार ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी लेके आई है, जैसे लेबर रिफॉर्म्स, नए फार्म लॉज। बट देखो, सरकार जैसे रिफॉर्म्स लेके आई, उससे एक बात ये जाहिर होती है कि रिफॉर्म्स लाने से पहले टाइमिंग भी देखना जरूरी है, कंसेंसस भी बनाना जरूरी है। कैसे आप रिफॉर्म्स लेके आते हो, यानी पहले कौन सा कानून लेके आते हो, उसके बाद कौन सा कानून लेके आते हो, यानी सीक्वेंसिंग भी जरूरी है। बट सरकार ने रिफॉर्म्स लाते वक्त इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, सहमति बनाने की नहीं सोची, सीक्वेंसिंग पर ध्यान नहीं दिया कि पहले कौन सा कानून आना चाहिए, उसके बाद कौन सा आना चाहिए। और राइटर के अनुसार टाइमिंग भी ठीक नहीं थी। लेबर रिफॉर्म्स तब आने चाहिए जब इकोनॉमी अप स्विंग पे हो, यानी इकोनॉमी ग्रोथ रेट बढ़ रही हो। बट सरकार ऐसे समय पर लेबर रिफॉर्म्स लेके आई जब इकोनॉमी डाउन स्विंग पर है। लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है, देखो, लक्ष्य ये है 2025 आने से पहले देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। बट ये गोल अभी काफ़ी दूर है। 2019 तक देश की इकोनॉमी की वैल्यू थी $2.7 ट्रिलियन, और अगर हमें इस $5 ट्रिलियन के टारगेट को अचीव करना है 2025 से पहले, तो लगातार आने वाले 6 सालों तक हमारे देश की इकोनॉमी ग्रोथ रेट 9% रहनी चाहिए, जो कि आपको भी पता है आसान काम नहीं है। आज देश की इकोनॉमी के सामने चैलेंज ये भी है कि इकोनॉमी ग्रोथ रेट ऐसी हो कि एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो। ऐसा नहीं कि जॉबलेस ग्रोथ जो कि 90s में आई हमारे देश की इकोनॉमी में, ऐसी ग्रोथ रेट हमें नहीं लानी है। ग्रोथ रेट के साथ साथ जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट होना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया देश की इकोनॉमी से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वुमेन सेफ्टी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो, जब भी वुमेन की सेफ्टी को इम्प्रूव करने की बात आती है, विभिन्न सरकारें या तो नया कानून लेके आती हैं या फिर नया कानून लाने की कोशिश करती हैं। बट ऑलरेडी जो कानून्स हैं, ऑलरेडी जो लॉज हैं, उनकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पर बहुत ही कम सरकारें फोकस करती हैं। जबकि ऑलरेडी हमारा लीगल सिस्टम ऐसा है जिसको अगर इफ़ेक्टिवली हम इन्फोर्स करें तो वुमेन सेफ्टी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसी दिशा में महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट ने भी यही गलती की।
महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट वुमेन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए एक बिल लेके आई, महाराष्ट्र शक्ति क्रिमिनल लॉ महाराष्ट्र अमेंडमेंट बिल 2020। इस बिल में काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं वुमेन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, जैसे स्पेशल कोड्स, मशीनरी, डेफिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा वाइड कर दी गई है हरासमेंट की, सेक्सुअल हरासमेंट की, और पनिशमेंट को भी हार्श कर दिया गया है और ज़्यादा सीवियर बना दिया गया है जो आरोपी होंगे सेक्सुअल हरासमेंट के। लेकिन गलती वही की महाराष्ट्र की सरकार ने कि इन प्रोविजंस की आवश्यकता नहीं थी, ऑलरेडी जो प्रोविजंस थे उनको इफेक्टिवली इन्फोर्स करने की आवश्यकता थी। तो अब बिल के जो प्रोविजंस हैं उनको एक एक करके राइटर के द्वारा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जैसे देखो, बिल में ये प्रोविजन है, अगर किसी महिला के द्वारा गलत कंप्लेंट फाइल की जाती है किसी पुरुष के अलावा, ताकि उसको डिफेम किया जा सके, उसको ह्यूमिलिएट किया जा सके, गलत कंप्लेंट डाल के पैसे हड़पे जा सके, ब्लैकमेलिंग की जा सके, तो फिर उस महिला के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, उस महिला को भी पनिशमेंट दी जा सकती है कोर्ट के द्वारा। अब वैसे तो देखो ये देखने में सही लगता है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे गलत केसेस सामने आए हैं, मिसयूज काफ़ी ज़्यादा होता है सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में। बट देखो, मिसयूज तो हर एक कानून का होता है, मारपीट का, SC एंड ST एक्ट का, मतलब जो लॉज हैं उनका मिसयूज तो हमारे देश में होता है, ये प्रैक्टिकलिटी है। इसके अलावा सिर्फ एक और कानून है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इसमें भी गलत कंप्लेंट फाइल करने पर पनिशमेंट देने का प्रावधान है। राइटर ये कहती हैं, देखो जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं या रेप के केसेस हैं वो बंद कमरों में होते हैं, वहाँ पे कोई नहीं होता, ठीक से इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो पाती। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत से आरोपी जो हैं वो एक्विट हो जाते हैं, यानी बरी हो जाते हैं। अब देखो, आरोपी बरी हो गया, इसका मतलब कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेंट फाइल की थी वो झूठी थी, तो फिर तो जो आरोपी बरी हुआ है वो कंप्लेनेंट के खिलाफ केस फाइल कर सकता है कि देखो मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट फाइल की गई थी और अब मैं बरी हो गया हूं। तो ये तो एक प्रकार से डेटरेंस का काम करेगा। बहुत सारी महिलाएं जिनके साथ कुछ गलत हुआ है वो सामने आएंगी ही नहीं, इस पनिशमेंट के डर से वो कंप्लेंट फाइल करेंगी ही नहीं, क्योंकि उनको ये लगेगा अगर आरोपी पर आरोप साबित नहीं हुए तो कल को मेरे ऊपर ही केस फाइल कर दिया जाएगा कि आपने जो कंप्लेंट फाइल की थी वो झूठी थी। ये गलत है, ये डेटरेंस क्रिएट हो जाएगी और ये गलत हो जाएगा। इवन आरोपी क्या करेंगे, विक्टिम पर दबाव बनाने के लिए कि वो केस वापस ले लें, काउंटर केस फाइल कर देंगे कि जो रिपोर्ट फाइल की गई है कंप्लेनेंट के द्वारा वो झूठी है, तो विक्टिम के ऊपर भी केस चलने लगेगा। तो इससे और ज़्यादा डर पैदा हो जाएगा विक्टिम्स में। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन जिसको लेकर राइटर के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है वो है डेथ पेनल्टी। बिल में रेप के आरोपियों को, एसिड अटैक्स के आरोपियों को और वो पर्सन्स जिन्होंने माइनर का रेप किया है उनको डेथ पेनल्टी देने का प्रावधान किया गया है बिल में। स्पेसिफिकली ये बोला गया है वो ऑफेंस यानी वो अपराध जो नेचर में काफ़ी ज़्यादा हीनियस है, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कंक्लूसिव एविडेंस है और सर्कमस्टांसिस ऐसी हैं जो कहती हैं कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। तो ऐसे केसेस में आरोपियों को डेथ सेंटेंस दी जाए। लेकिन देखो, इसके जवाब में राइटर ये कहती हैं कि हीनियस क्राइम कौन सा होता है ये कौन तय करेगा। हीनियस क्राइम की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव है। अल्टीमेटली जजेस डिसाइड करेंगे कौन सा जो क्राइम है वो हीनियस है, कौन सा नहीं है। इसके अलावा देखो, काफ़ी सारी रिसर्च ये साबित करती है अगर अपराध के लिए डेथ पेनल्टी दी भी जाती है तो ये एक डेटरेंस का काम नहीं करती है। मतलब डेथ पेनल्टी के डर से अपराधी जो है वो अपराध करना बंद नहीं करता है। इवन अगर देखो, रेप के लिए भी सेम सज़ा और मर्डर के लिए भी सेम सज़ा, तो फिर तो जो अपराधी है जिसने अपराध किया है वो रेप करके विक्टिम को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे लगेगा कि रेप करने के बाद भी सेम सज़ा है और मारने के बाद भी सेम सज़ा है, तो फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि शायद विक्टिम को मार ही दे, तो इससे नुकसान ज़्यादा होगा। इवन देखो, ये भी रिसर्च में सामने आया है कि अगर किसी अपराध के लिए डेथ सेंटेंस है
तो बहुत बार ऐसा होता है कि जजेस आरोपी करार देते नहीं हैं विक्टिम को। ये सच है, मतलब आपको अजीब लगेगा, लेकिन जजेस को शायद ऐसा लगता होगा कि क्यों किसी को मारा जाए, मतलब क्यों मैं ऐसे ऑर्डर पास करूं कि किसी की हत्या ही हो जाए, उसकी ज़िंदगी चली जाए, ऐसा शायद कि कुछ जजेस को लगता होगा। तभी रिसर्च में ये सामने आया है, अगर अपराध ऐसा है कि जिससे आरोपी को डेथ सेंटेंस मिले, तो बहुत सारे ऐसे केसेस में फिर जज अपराधी करार देते नहीं हैं, आरोपी को बरी कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन जिसको लेके क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो है टाइम फ्रेम ऑफ द ट्रायल। ट्रेल लिख रखा है, गलत है, ट्रायल आएगा। टाइम फ्रेम ऑफ ट्रायल। देखो प्रोविजन में ये कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए और ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए 30 दिनों के अंदर अंदर, और अपील होनी चाहिए 45 दिनों के अंदर अंदर। हालांकि देखो ये जो प्रोविजंस हैं वो वेल इंटेंशनड है, मतलब इंटेंशंस अच्छी हैं, बट दिक्कत ये है ना, रिसोर्सेज नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इतना जल्दी जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, 30 दिनों के अंदर ट्रायल हो जाए। जो सरकारी वकील होता है वो एक ही समय में 100 केसेस लड़ रहा होता है एक साथ, और 15 दिनों के अंदर आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अथॉरिटीज़ पे दबाव डालोगे तो वो इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करेंगे ही नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति कर देंगे इस टाइम फ्रेम को पूरा करने के लिए, और फिर इसका रिजल्ट ये निकलेगा आरोप साबित होंगे नहीं कोर्ट में। देखो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में और पॉक्सो एक्ट में भी इसी प्रकार के प्रोविजन किए गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। इसके बाद नेक्स्ट है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजंस। देखो कुछ प्रोविजंस तो ऐसे किए गए हैं इस बिल में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहे हैं। जैसे बिल में एक बात ये कही गई है, सेक्शन 354E इंट्रोड्यूस की जाए आईपीसी में, यानी इंडियन पिनल कोड में। और ये सेक्शन 354E में होगा क्या, अगर महिलाओं को डराया धमकाया जाता है सोशल मीडिया पर या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पर, तो फिर सज़ा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल में कहा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में ये प्रोविज़न ऑलरेडी हैं, तो नया प्रोविज़न करने की जरूरत ही नहीं है। उसी प्रकार से पब्लिक सर्वेंट्स को पनिश करने का प्रावधान किया गया है इस बिल में, अगर वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ठीक से करना जो कि उनका ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो अगर ठीक से नहीं करते हैं तो उनको भी पनिश करने का प्रोविज़न किया गया है। ये प्रोविज़न भी ऑलरेडी है आईपीसी में। तो ये जो अमेंडमेंट्स हैं वो तो इनसिग्निफिकेंट हैं, इनको करने की आवश्यकता ही नहीं थी। मतलब कि बिल को सोच समझ के, बिल के ड्राफ्ट को सोच समझ के तैयार नहीं किया गया है, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए था। वे फॉरवर्ड में ये कहा जाता है, देखो कानून तो ऑलरेडी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है, आवश्यकता है तो एक बहुत ही मजबूत इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म की, डायनामिक जुडिशरी की और एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की। वर्मा कमेटी की जो रिपोर्ट जब आई थी निर्भया केस के बाद, उस रिपोर्ट में काफ़ी सारी ऐसी रिकमेंडेशंस दी गई थी जिनको अभी भी नहीं अपनाया गया है। उनमें से एक है वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी महाराष्ट्र की असेंबली ने ये बिल सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा है, तो सिलेक्ट कमेटी जो रिकमेंडेशंस दें उसको अपनाना चाहिए, उसी हिसाब से बिल में फेरबदल करना चाहिए, ताकि इफेक्टिव ढंग से वुमेन सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। सिर्फ बातें ना हो और वुमेन सेफ्टी के नाम पे ऐसी चीज़ें ना हो जिससे कुछ आउटकम भी ना आती हो। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थ केयर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए गए हैं हेल्थ केयर के बारे में। देखो हमारे देश में 70% जो हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा और 30% गवर्नमेंट के द्वारा। 80% लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिन्होंने कोई हेल्थ कवर नहीं ले रखा है, मतलब घर में कोई बीमार हो जाए तो फिर कोई इंश्योरेंस की सुविधा नहीं ले रखी है, जेब से पैसा देके अपना इलाज करवाना पड़ रहा है। जबकि देखो डेवलप कंट्रीज़ में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफ़ी कम होता है, ज़्यादातर लोगों ने हेल्थ कवर लेकर रखा होता है। हेल्थ पर सरकार का एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा कम है, 1.13% ऑफ जीडीपी। वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है, हेल्थ केयर वर्कर्स की। 85% देश की जनता ऐसी है जो कि हाई कॉस्ट हेल्थ केयर नहीं अफोर्ड कर पाती, जैसे कि कॉर्पोरेट प्राइवेट हेल्थ केयर। वैसे सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किए हैं, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की गई है।
जो एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं उनको 5 लाख तक का कवर मिलता है। बट देखो 12 करोड़ कार्ड होल्डर्स के बावजूद सिर्फ 1 करोड़ 27 लाख लोगों ने अभी तक इस स्कीम का लाभ उठाया है जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है। प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर जो है वो तो देखो प्रॉफिटेबिलिटी के मोटिव पर काम करता है। अब जैसे सरकार ने ये 5 लाख तक का हेल्थ कवर दे दिया, ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, मतलब सभी नहीं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, जानबूझ के ऐसे टेस्ट करवा लेते हैं कि 5 लाख रुपए का तो कवर जल्दी से खत्म हो जाता है, मतलब अननेसेसरी टेस्ट कर लिए, महंगे महंगे टेस्ट, जबकि उनकी आवश्यकता ही नहीं थी। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लगता है सरकार पैसा दे रही है, पेशेंट्स के जेब से पैसा नहीं लग रहा है, पेशेंट्स को पता नहीं होता इन टेस्ट की आवश्यकता थी या फिर नहीं थी, बट बस ऐसे चार्ज कर दिया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा। तो नुकसान देखो ये होता है, अगर यही पैसा सरकार पब्लिक हॉस्पिटल्स पर खर्च करती तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता, हेल्थ आउटकम काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती। इसके बाद राइटर ये कहते हैं, देखो 20% लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो मॉडर्न हेल्थ केयर को अफोर्ड कर पाते हैं, 40% तो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पाते, और 40% ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत अफोर्ड तो कर पाते हैं लेकिन गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं इलाज करवा के, मतलब उनके पास इतने ही पैसे हैं कि वो इलाज करवा सके, और जब वो इलाज करवा लेंगे, मॉडर्न हेल्थ केयर को अवेल कर लेंगे तो वो गरीब हो जाएंगे। ऐसे लोगों की संख्या 40% है। हर साल बहुत से लोग गरीब हो जाते हैं, यानी गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं अगर घर में कोई सदस्य बीमार हो जाता है ज़्यादा और मॉडर्न हेल्थ केयर को अवेल करना पड़ता है तब। और देखो बहुत से लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा बीमार होने पर ऐसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं जिनके पास कोई लाइसेंस भी नहीं है, और ऐसे डॉक्टर्स सिर्फ एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स देकर भेज देते हैं, प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप ये ले लीजिए, ये ठीक हो जाओगे। असल में एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स बहुत सारे केसेस में सिर्फ सिम्टम्स को ठीक करते हैं, यानी क्विक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, बट डिजीज़ को जड़ से ख़त्म नहीं करते। तो इससे 2 नुकसान होते हैं, एक तो देखो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, और दूसरा डिजीज़ जो कि जड़ से ख़त्म होना चाहिए था वो जड़ से नहीं ख़त्म हो पाता, सिर्फ सिम्टम्स को का एड्रेसल हो पाता है। तो 3 सजेशंस यहाँ पर राइटर देते हैं। डॉक्टर्स की संख्या को इंक्रीज़ किया जाए। देखो डॉक्टर्स की संख्या अगर इंक्रीज़ हो भी जाती है तो रूरल सेक्टर में, रूरल एरियाज़ में बहुत कम डॉक्टर्स काम करने को तैयार होते हैं, इसलिए उनको इंसेंटिवाइज करने की आवश्यकता है। दूसरा सजेशन वही है जिसको लेकर बार बार कंट्रोवर्सी जनरेट हो जाती है कि जैसे देखो आयुष के डॉक्टर्स हैं, उनको एक छोटा कोर्स करवा के उनको लाइसेंस दे दिया जाए एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का भी, हालांकि इसका विरोध किया जाता है एमबीबीएस डॉक्टर्स के द्वारा। तीसरा सजेशन, एम्पावर ग्रेजुएट्स ऑफ बीएससी, जो बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट्स हैं उनको एम्पावर किया जाए ताकि वो कम से कम नर्सिंग से संबंधित सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इस महामारी में देखा गया है कि नर्सिस ने बहुत अच्छा काम किया है, इवन जहाँ पर डॉक्टर्स की कमी देखने को मिली वहाँ पर एटलीस्ट बेसिक सर्विसेज के संदर्भ में डॉक्टर की भरपाई करने की कोशिश की। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन है प्राइमरी हेल्थ केयर से संबंधित। देखो प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिजीज़ को शुरुआत में ही आइडेंटिफाई करने के लिए, और प्रिवेंशन के दृष्टिकोण से देखें तो भी प्राइमरी हेल्थ केयर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर पर 3 गुना ज़्यादा बजट एलोकेट होना चाहिए, और डॉक्टर्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी पॉपुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए। और जहाँ पर सैलरी इंक्रीज करने की आवश्यकता आए, सैलरी भी इंक्रीज होनी चाहिए, ताकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया डॉक्टर्स के पास इंसेंटिव हो रूरल एरियाज़ में जाके काम करने का। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो हेल्थ केयर जो है वो स्टेट प्राइवेट सेक्टर के भरोसे नहीं छोड़ सकती। हेल्थ केयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है देश की डेवलपमेंट में, और इसे सरकार को अपने हाथों में लेना होगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हेल्थ केयर से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।